बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नशीन अफशन है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री हूँ। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप हमेशा की तरह अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में बखैर आफियत और खुशबाश होंगे। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपकी बेहद मशकूर हूँ और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। हमारा जो पिछला टॉपिक चल रहा था वो था इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स पे, तो आइए उसी को रिस्टार्ट करते हैं। हम स्टडी कर रहे थे सिलिकॉन पॉलीमर्स या सिलिकॉन्स की सिंथेसिस। हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था CH3 ट्वाइस सिलिकॉन एंड Cl2। फर्स्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस के केस में ये जो दो क्लोरीन एटम्स हैं इनको सब्स्टिट्यूट करवाया जाता है विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। तो क्या होगा, सिलिकॉन ये दो मिथाइल ग्रुप्स और यहाँ Cl2 की बजाय आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, इनकी डिहाइड्रेशन करवाई जाती है। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, दूसरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दूसरे ग्रुप से। तो इस तरह जब वाटर यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा तो पीछे क्या बचेगा आपके पास, सिलिकॉन, दो मिथाइल ग्रुप्स है और इसके पास बाकी ये एक ऑक्सीजन रह गया। अब ये ऑक्सीजन भी आगे बॉन्ड बना सकता है और इसका भी ये एक बॉन्ड कम हो गया इस केस में, तो ये भी फर्दर आगे बॉन्ड बना सकता है। तो वो किससे बनाएगा, ये जो एक यूनिट है ये रिपीट हो जाएगा इसके साथ। ऑक्सीजन है तो यहाँ अगेन सल्फर आके अटैच हो जाएगा इसके साथ दो मिथाइल ग्रुप्स और फिर ऑक्सीजन। अब ये भी फर्दर बॉन्ड बना सकता है, ये इधर फर्दर सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये सिलिकॉन अगेन इस वाली यूनिट अपने जैसी ही यूनिट के साथ अटैच होगा, ऑक्सीजन, सल्फर और दो मिथाइल ग्रुप्स। इस तरह इस साइड पे भी चेन लेंथ इंक्रीज होती जाएगी और इस साइड पे भी चेन लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। ये अगर n नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, ये भी n नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होंगे और जब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होंगे तो हमारे पास यहाँ पे पॉलीमर बन जाएगा विद n नंबर ऑफ मोनोमर्स। ये थी इसकी सिंथेसिस। अब हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस और प्रॉपर्टीज की तरफ। अच्छा, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं उनमें इसको एज अ ऑयल या ग्रीस की तरह पाया गया है। सो इट्स प्रॉपर्टीज are like oils, grease and rubber. ठीक है, अब आपको पता है कि अगर ऑयल हो तो उसको हम शाइनी लिक्विड के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। तो इसकी एप्लीकेशंस में क्या जाएगा कि ये एज अ शाइनी मटेरियल के तौर पे यूज होता है और अगर ग्रीस या रबर है तो उस केस में इसकी एप्लीकेशंस क्या जाएंगी कि ये एज अ वाटरप्रूफ मटेरियल यूज होगा। ठीक है, क्योंकि रबर या ग्रीस जब उसका कोट कर दिया जाए, उसकी शीट कोट कर ले किसी चीज को, किसी सरफेस को, तो उसके साथ वाटर या मॉइस्चर कांटेक्ट नहीं कर सकते। और उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन इसकी है कि ये बायोमेडिकल फील्ड में भी यूज किया जाता है। वो कैसे, क्योंकि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, किसी ना किसी मेटल के तो होते हैं, अलॉयज के बने होते हैं, तो समटाइम्स ये उन मटेरियल्स की सिंथेसिस में यूज किए जाते हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको शाइनी दिखने के लिए, और
सेकेंडली ये इनकी कोटिंग करवा दी जाती है उनमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे, ताकि उनको जंग ना लगे या उनको वाटर प्रूफ बनाया जा सके। ठीक है, तो हमारा सिलिकॉन्स का टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉस्फोजीन्स। फॉस्फोजीन इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की सेकंड टाइप है, जिसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि फॉस्फोजीन्स की बैकबोन जो है उसमें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आता है। नाइट्रोजन भी आगे बॉन्ड बना सकता है एंड फॉस्फोरस। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों के 3-3 बॉन्ड्स होते हैं और फॉस्फोरस के 5 भी होते हैं। तो अगर 5 होंगे तो इसके 2 बॉन्ड्स किसी और ग्रुप के साथ भी बनेंगे और 3 ग्रुप्स ये आपस में सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, सो ऐसा पॉलीमर जिसकी बैकबोन में नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस पाया जाए उसको हम फॉस्फोजीन्स की कैटेगरी में रखेंगे। अब इसकी सिंथेसिस कैसे होती है वो हम देख लेते हैं। इसमें भी इसका जो बिल्डिंग मटेरियल है दैट इज PnCl2, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करें तो हम 2 क्लोरीन एटम्स यहाँ पे अटैच करेंगे फॉस्फोरस के साथ एंड नाइट्रोजन वुड बी एज इट इज। इसको देख लें कि ये सिंगल यूनिट है PnPCl2, यहाँ पे इसके 3 बॉन्ड्स आएंगे। लेकिन जिस मोनोमर से फॉस्फोजीन्स बनते हैं वो PnCl2 थ्राइस होता है और ये साइक्लिक फॉर्म में पाया जाता है, रिंग फॉर्म में पाया जाता है। अब वो कैसे पॉसिबल होगा वो हम देख लेते हैं। यहां से एक बॉन्ड ब्रेक होता है और अगेन यहाँ पे फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और इसके साथ वैसे ही 2 क्लोराइड्स और उसके बाद यहाँ अगेन N और P, यहाँ भी फॉस्फोरस के साथ 2 क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन और ये अगेन अटैच हो जाता है इस नाइट्रोजन के साथ। अब देखिए सिमेट्रिकल है, फॉस्फोरस नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस नाइट्रोजन, एक बिल्डिंग ब्लॉक दूसरा और तीसरा। अब ये मिलके एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोजीन पॉलीमर। ये तो है मोनोमर फॉस्फोजीन्स के केस में। अब इसका कैसे होता है कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है और इनकी चेन लेंथ इंक्रीज होती जाती है। इस तरह मल्टीपल चेन लेंथ्स का फॉस्फोजीन बनाया जा सकता है। जितनी वैल्यू n की होगी उस पे इसकी चेन लेंथ डिपेंड करेगी और उस लिहाज से डिफरेंट टाइप के फॉस्फोजीन्स बनेंगे। सेकंड नॉवेल्टी इसमें कैसे इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, क्लोरीन एटम्स को सब्स्टिट्यूट करवा दिया जाता है विद एनी अदर ग्रुप ऑफ योर ओन चॉइस। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट फॉस्फोजीन्स बन जाते हैं। डेफिनेटली क्लोरीन की जगह जो और ग्रुप लेगा वो अपनी प्रॉपर्टी इंपार्ट करेगा इस पॉलीमर में। तो इस तरह डिफरेंट टाइप्स के फॉस्फोजीन्स ग्रो करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज। ये यूज होते हैं एज इलास्टोमर्स और इनकी प्रॉपर्टी है कि ये नॉन फ्लेमेबल है और इसीलिए इनको एज फ्लेम रिटार्डेंट यूज किया जाता है। ये इसकी एप्लीकेशन है कि एज अ फ्लेम रिटार्डेंट यूज होते हैं और ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये नॉन फ्लेमेबल होते हैं। और सेकेंडली ये लिविंग टिश्यूज के साथ रिएक्ट नहीं करते, लिविंग टिश्यूज के साथ रिएक्ट नहीं करते, उनके साथ स्टेबल रहते हैं। इसीलिए हम इनको
अगर फॉस्फोजीन्स हैं तो हम इनको इनके अंदर लिविंग टिश्यूज को इंसर्ट करते हैं और इस तरह इनके मटेरियल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नीज में, घुटनों में प्लेट्स डाली जाती हैं, या टांग में अगर टूट जाए, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, बट माइट बी पॉसिबल, होते हैं हैजर्ड्स, तो उस केस में अगर टांग में रॉड जो डाला जाता है, उस केस में क्या होता है कि वो रॉड ऐसे मटेरियल का होता है जो कि लिविंग टिश्यूज को ख़त्म ना करे, उनकी इम्यूनिटी को अफेक्ट ना करे, उनके साथ रिएक्ट ना करे। सो फॉस्फोजीन्स ऐसे ही मटेरियल्स हैं कि जो लिविंग टिश्यूज के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो ऐसे एनवायरनमेंट में स्टेबल रहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास नंबर 3, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स। जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स, ये ऐसे पॉलीमर्स होंगे जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। और इनकी अगर सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनकी बैकबोन में सल्फर और नाइट्रोजन पाया जाता है। इनकी बैकबोन सल्फर और नाइट्रोजन पे कंसिस्ट करती है। इनका जो मोनोमर है वो कहाँ से बनता है? पहले S4N4 टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड, टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड, इसको हीटर किया जाता है और एज अ रिजल्ट ये कन्वर्ट हो जाता है टू S2N2 यूनिट में। और फर्दर इसको हीट करने से ये बन जाता है Sn with N, तो ये इंडिकेट करता है पॉली सल्फर नाइट्राइड, ये आपका पॉलीमर, और ये हो जाएगा डाई सल्फर डाइनाइट्राइड। बहुत सिंपल सिंथेसिस है। तो पॉलीसल्फर नाइट्राइड, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इनकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है, यहाँ तक कि स्टील से भी ज्यादा होती है। अच्छा, रबर और स्टील में अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन सा मटेरियल है तो वो स्टील है। स्टील की इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। रबर को आप थोड़ी सी फोर्स लगाएं वो ब्रेक हो जाएगी, बट स्टील पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने से भी ये ब्रेक नहीं होता इजीली। तो ये जो मटेरियल है इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स और पॉलीसल्फर नाइट्राइड एज एन एग्जांपल, ये स्टील से भी ज़्यादा इलास्टिक है, इसलिए इनकी एप्लीकेशन जो आती है वो एज इलास्टोमर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है जी। और इनकी एक बहुत ही नॉवल एग्जांपल है दैट इज केवलर, और इसकी रॉड्स बनाई जाती हैं। जैसे स्टील के रॉड्स होते हैं वैसे इनकी रस्सियां रॉड्स बनाई जाती हैं, और इनकी रॉड्स की जो इलास्टिसिटी है वो स्टील से 20 टाइम्स ग्रेटर, 20 गुना ज्यादा है स्ट्रेंथ इनकी स्टील के रॉड्स से। और इसीलिए इनकी जो एप्लीकेशंस आती हैं वो हम इनको ड्रिलिंग मशीन्स वगैरह में भी यूज करते हैं। जो साले समंदर पे कह लें या समंदर में जो ड्रिलिंग पर्पस के लिए गैस या ऑयल के ज़खायर को ड्रिल करने के लिए यूज होते हैं, जो यूनिट्स लगाए जाते हैं उनमें स्टील को अब नहीं यूज किया जाता, स्टील के रॉड्स को, उनकी जगह केवलर ड्रॉप्स यूज की जाती है।
सो दिस इज इट्स नॉवल एप्लीकेशन। सो हमारा आज का टॉपिक एंड होता है और इसके साथ ही आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने अभी तक नहीं किया प्लीज़, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।